नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सरकार ने इस महीने की 16 तारीख से 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कोविड रोधी टीका लगाने का फैसला किया है। संसद का बजट सत्र आज से फिर शुरू। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से सत्र के पहले चरण की तरह सकारात्मक भावना बनाए रखने का आग्रह किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जम्मू कश्मीर के बजट और अनुपूरक मांगों को एक ही दिन में पेश करने और उस पर चर्चा करने की अनुमति देने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया। केंद्र ने आश्वासन दिया कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकाले गए छात्रों की शिक्षा पर सरकार ध्यान देगी। सरकार यूक्रेन संकट और कोविड महामारी को देखते हुए देश में ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए सभी संभावित विकल्पों का पता लगाएगी। मणिपुर में 12वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। असम विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। मौसम विभाग ने केरल, कोंकण क्षेत्र, गुजरात और मुंबई के कुछ हिस्सों में लू का अलर्ट जारी किया। देश भर में 180 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.72% हुई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जर्मन ओपन में रजत पदक जीतने पर बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को बधाई दी। और क्रिकेट में भारत श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल बेंगलुरु में जारी। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 61वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, उत्तराखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो कुमाऊं केसरी के नाम से लोकप्रिय थे और जिन्होंने क्रांतिकारी विचारों के समाचार पत्र शक्ति का प्रकाशन किया। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने इस महीने की 16 तारीख से 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का कोविड रोधी टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। वर्ष 2008, 2009 और 2010 में पैदा हुए बच्चों को कोर्बेवैक्स टीका लगाया जाएगा। इस टीके का उत्पादन हैदराबाद की बायोलॉजिकल इवांस औषधि निर्माता कंपनी ने किया है। गौरतलब है कि 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों को टीकाकरण अभियान के तहत कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। सरकार ने अन्य बीमारियों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीके की एहतियाती डोज लगाने का फैसला किया था। अब इस शर्त को खत्म कर दिया गया है। 16 मार्च से 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग एहतियाती टीका लगवा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बच्चों और 60 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों से टीकाकरण कराने का आग्रह किया है। ट्वीट संदेश में श्री मांडविया ने कहा कि अगर बच्चे सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। कोरोना मामलों में कमी के कारण दोनों सदनों की बैठकें फिर से सामान्य रूप से हो रही हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण के आज पहले दिन राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से सत्र के पहले चरण की तरह सकारात्मक भावना बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सत्र के पहले चरण में राज्यसभा की उत्पादकता 100% से अधिक थी। श्री नायडू ने संसदीय स्थायी समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति कम होने के बारे में जानकारी दी और कहा कि सदस्यों को इन बैठकों में शामिल होने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
इससे पहले सदन ने उद्योगपति राहुल बजाज सहित 4 पूर्व दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बजट सत्र का दूसरा चरण 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 19 बैठकें होंगी। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक सामान्य रूप से दिन में 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। इस बार राज्यसभा को कामकाज निपटाने के लिए 19 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का बजट और अनुपूरक मांगे पेश करने और उन पर उसी दिन चर्चा कराने की अनुमति का प्रस्ताव पेश किया। वित्त मंत्री ने अध्यक्ष से प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 2005 को स्थगित कर वर्ष 2022-23 और 2021-22 की अनुपूरक मांगों पर चर्चा कराने की अनुमति मांगी। विपक्षी सदस्य मनीष तिवारी ने प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि सदस्यों को बजट की जांच करने समय चाहिए, उस पर चर्चा कल होनी चाहिए। एक अन्य सदस्य एनके प्रेमचंद्रन ने भी नियम 2005 को स्थगित करने की अनुमति देने पर आपत्ति दर्ज कराई। अध्यक्ष ने प्रस्ताव को सदन में पेश करने की अनुमति दे दी। वित्त मंत्री ने उसी दिन चर्चा करने का प्रस्ताव पेश करने से पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट और अनुपूरक मांगों को लोकसभा में पेश किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वासन दिया है कि सरकार युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकाले गए छात्रों की शिक्षा पर ध्यान देगी। आज लोकसभा में कांग्रेस के गौरव गोगोई के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री प्रधान ने कहा कि यूक्रेन से भारतीय विद्यार्थियों को निकालना 130 करोड़ भारतीयों की सूझबूझ का प्रमाण है और उनके भविष्य का ध्यान रखा जाएगा। डीएमके सदस्य टीआर बालू ने ऑपरेशन गंगा शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे तमिलनाडु के छात्रों को यूक्रेन से वापस लाने में मदद मिली है। सरकार ने आज फिर कहा कि यूक्रेन संकट और कोविड महामारी को देखते हुए देश की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए सभी संभव विकल्पों की तलाश की जाएगी। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार ने रूस से संपर्क किया है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा चल रही है। पेट्रोलियम के दाम के बारे में श्री पुरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कारकों पर निर्भर करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले साल नवंबर में पेट्रोल और डीजल के दामों पर उत्पादक शुल्क घटाकर ग्राहकों को राहत दी थी। उन्होंने कहा कि 9 राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर शुल्क नहीं घटाया है। श्री पुरी ने कहा कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस सहित विभिन्न देशों के मुकाबले भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने कहा है कि पिछले 5 वर्ष में रक्षा क्षेत्र के व्यय में लगातार वृद्धि हुई है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा क्षेत्र का अनुमानित बजट 5,25,000 करोड़ रुपए से अधिक का निर्धारित किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में ये 3,79,000 करोड़ रुपए से अधिक था। एक प्रश्न के जवाब में श्री भट्ट ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में सुरक्षा बलों ने आधुनिकीकरण के लिए साजो सामान की स्वदेशी खरीद पर 3,86,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। श्री आदित्यनाथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मिले। मणिपुर में 12वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज सुबह शपथ ली। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष एस राजेन ने 60 विधायकों को शपथ दिलाई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज विधायक के रूप में शपथ लेने वाले निर्वाचित सदस्यों में से भाजपा के 32, नेशनल पीपल पार्टी के 7, जनता दल यूनाइटेड के 6, कांग्रेस और नागा पीपल फ्रंट के 5, कुकी पीपल अलायंस के 2 और 3 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार शामिल है। ऐतिहासिक रूप से आज 5 निर्वाचित महिला उम्मीदवारों ने भी मणिपुर विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के समापन के साथ 12वीं मणिपुर विधानसभा आज से लागू हो गया है। इस बीच जनता दल यूनाइटेड ने भाजपा राज्य सरकार का समर्थन करने का फैसला किया है। पार्टी ने बयान जारी किया है जिसमें श्री के जे किशन को पार्टी के विधायिका का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है और भाजपा सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया गया है। भाजपा ने अभी तक कोई पार्टी के साथ किसी भी गठबंधन की घोषणा नहीं की है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि सरकार बनाने के लिए वे राज्यपाल से जल्द ही मिल सकते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जे तोकचोम।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, विकास और गरीबों के कल्याण ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा को जीत दिलाई है। विकास, गरीब कल्याण, कहीं न कहीं धरातल पर उसका बहुत बड़ा फर्क पूरे चुनाव में चारों राज्यों में देखने को मिला और मोदी जी की छवि का भारतीय जनता पार्टी को चारों राज्यों में वापस सत्ता में आने में बहुत बड़ा एक लाभ मिला है। गरीबों के लिए जिस तरह से योजनाएं धरातल पर लागू की गई, गरीबों को लाभ मिला और विकास को नई ऊंचाइयों पर, विकास को नई रफ्तार देने का काम किया और ईमानदार नेतृत्व, जहां एंटी इनकम्बेंसी हमारी किसी राज्य में दिखती नहीं थी, मुख्यमंत्री की साफ छवि, अच्छा काम, कहीं न कहीं वो भी काम आया है और कुल मिलाकर जो संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम किया, चारों राज्यों में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। असम विधानसभा का बजट सत्र आज गुवाहाटी में दिसपुर में शुरू हुआ। राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि असम सरकार पूर्वोत्तर को विकास का नया इंजन बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन से प्रेरित है। उन्होंने राज्य के समग्र विकास के लिए मिलकर काम करने में सदन से सहयोग करने को कहा। राज्यपाल ने कहा कि विश्व बैंक की ओर से वित्तीय सहायता प्राप्त असम एकीकृत नदी थाला प्रबंधन कार्यक्रम ब्रह्मपुत्र की चुनिंदा सहायक नदियों में कार्यान्वित किया जाएगा। प्रोफेसर मुखी ने कहा कि भर्ती बोर्ड श्रेणी 3 और ग्रेड 4 के 27,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा। तेलंगाना में जी सुखेंद्र रेड्डी को आज सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल के लिए विधान परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। विधान परिषद के सचिव ने घोषणा की कि केवल श्री रेड्डी का ही नामांकन प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार-द्वार और हाथ-हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, पीएमएफबीवाई दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने इस महीने की 16 तारीख से 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कोविड रोधी टीका लगाने का फैसला किया है। संसद का बजट सत्र आज से फिर शुरू। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से सत्र के पहले चरण की तरह सकारात्मक भावना बनाए रखने का आग्रह किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जम्मू कश्मीर के बजट और अनुपूरक मांगों को एक ही दिन पेश करने और उस पर चर्चा करने की अनुमति देने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया। केंद्र ने आश्वासन दिया कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकाले गए छात्रों की शिक्षा पर सरकार ध्यान देगी। सरकार यूक्रेन संकट और कोविड महामारी को देखते हुए देश में ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए सभी संभावित विकल्पों का पता लगाएगी। मणिपुर में 12वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। असम विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। मौसम विभाग ने केरल, कोंकण क्षेत्र, गुजरात और मुंबई के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया। देश भर में 180 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.72% हुई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जर्मन ओपन में रजत पदक जीतने पर बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को बधाई दी। और क्रिकेट में भारत श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल बेंगलुरु में जारी है। दुनिया रंग बिरंगी की ऐसी खबरें जिन्होंने आपको गुदगुदाया, हंसाया और हैरान किया। कार्यक्रम के 75वें अंक पर विशेष कड़ी लेकर आ रहे हैं आपके लिए। सुनिएगा जरूर। 15 मार्च मंगलवार को सुबह 7:30 बजे कार्यक्रम आज सवेरे में और रात 9:15 बजे कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। दुनिया रंग बिरंगी 75वीं कड़ी।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत देश में अब तक 180 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 4,61,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 2,503 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में अब कुल 36,168 मरीज उपचाराधीन हैं। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.72% हो गई है। देश में अब तक 77 करोड़ 90 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। मौसम विभाग ने कोंकण क्षेत्र और मुंबई तथा उसके आसपास के इलाकों में अगले 2 दिन तक तेज गर्मी की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने गर्मी की स्थिति को देखते हुए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। केरल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य में भीषण गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर आर जेनामणि ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में लू का प्रकोप 2 दिन तक और जारी रहेगा। आज 14 तारीख के जो मार्च महीना का जो लेटेस्ट है, गुजरात और सौराष्ट्र एंड कच्छ में जो हीट वेव से सीवियर हीट वेव चल रहा है और ये 2 दिन रहेगा। मेनली जो सौराष्ट्र एंड कच्छ और गुजरात का जो कोस्टल एरिया है जैसे सूरत है, वलसाड है, उसके साथ साथ बॉम्बे और कोंकण का जो रत्नागिरी, ये सब स्टेशन में भी हीट वेव चल रहा है। ये भी वही 2 दिन रहेगा। बाकी जो उत्तर भारत का है, जैसे राजस्थान का इलाका है, पश्चिम राजस्थान, वो हीट वेव शुरू हो रहा है आज से 16 तारीख तक और उसके बाद तापमान का कमी आएगा। बाकी उत्तर भारत में कहीं भी हीट वेव नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में तापमान जो है नॉर्मल के लगभग है, 32-33 है। यही है लेटेस्ट और भारत का कोई भी समय बारिश का कोई संभावना नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र कुमार जनामणि, सीनियर फोरकास्टर, भारत मौसम विज्ञान विभाग। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जर्मन ओपन में रजत पदक जीतने पर बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को बधाई दी है। श्री ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि लक्ष्य सेन का प्रदर्शन शानदार रहा। बेंगलुरु में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं। श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में आज 1 विकेट पर 28 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारत ने दूसरी पारी 9 विकेट पर 303 रन बनाकर घोषित की। श्रीलंका को जीत के लिए 447 रन बनाने हैं। हिमाचल प्रदेश में ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन परियोजना की निर्माण प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तेजी से परियोजना के क्रियान्वयन के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि समय पर काम पूरा हो सके। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि इस रेलवे परियोजना के निर्माण में जो भी तकनीकी दिक्कतें आ रही थी उसे सुलझा लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 4,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाली इस महत्वपूर्ण परियोजना पर 75% खर्चा केंद्र सरकार जबकि 25% राज्य सरकार वहन करेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में बेहतर रेल कनेक्टिविटी के लिए वे प्रयासरत हैं और इसी के चलते उन्होंने वर्ष 2015 में केंद्र सरकार के सामने ऊना हमीरपुर के बीच रेलवे लाइन बनाने की मांग रखी थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों उन्होंने व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रेल मंत्री से इस संबंध में विस्तृत चर्चा की थी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए अब तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच प्रदेश के लोगों का कहना है कि इस परियोजना के बनने से राज्य में विकास को पंख लगेंगे। मैं विनोद ठाकुर, जिला हमीरपुर का निवासी। ये हम सब लोगों के लिए बड़ा ही लाभदायक होने वाला है, खास करके ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर के लोगों के लिए, सभी व्यवसायियों के लिए फायदा होने वाला है कि आने वाले समय में ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से और हमारी यात्रा भी सुगम होने वाली है। इसके लिए हम सभी मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं और खास करके हमारे सांसद और कैबिनेट मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का भी धन्यवाद करते हैं। निसंदेह यह महत्वाकांक्षी ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन परियोजना हिमाचल प्रदेश में विकास को नई गति देगी। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। आज की कड़ी में हम महान स्वतंत्रता सेनानी जय नारायण व्यास को स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 1963 में 14 मार्च को हुआ था।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वे जोधपुर में एक प्रमुख नेता के रूप में संघर्षरत रहे। जय नारायण व्यास का जन्म 1899 में जोधपुर रियासत में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों और जोधपुरी प्रशासकों दोनों के खिलाफ संघर्ष शुरू करने के लिए मारवाड़ हितकारी सभा का गठन किया था। उनके इस प्रयास को जोधपुर के महाराजा का भी समर्थन मिला। बाद में जय नारायण व्यास कांग्रेस पार्टी के स्वाधीनता आंदोलनों में भी शामिल हो गए, जो महाराजा के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण नहीं थे। इसका परिणाम हुआ राज्य से उनका निर्वासन। बाद में वे अपने गृहनगर लौटे और 1941 में जोधपुर नगर पालिका के अध्यक्ष बनाए गए। जय नारायण को 5 बार जेल जाना पड़ा। इसमें जोधपुर प्रजा मंडल, युवा लीग और मारवाड़ लोक परिषद में उनकी गतिविधियों के आरोप में 1942 से 1944 तक 2 वर्ष की सजा भी शामिल है। सोनारो सूरज उगे चांदी जेड़ी रात, म्हारा राजस्थान की है जग सुन्यारी बात। व्यास को जोधपुर से संविधान सभा के लिए चुना गया। उन्होंने राज्य की स्वायत्तता और सीमा निर्धारण जैसे विषयों पर अपने विचार सामने रखे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मार्च 1948 में व्यास जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री बनाए गए। बाद में वे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। 1951 से 1954 तक वे 2 बार इस पद पर रहे। महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा नमन। केरल में निंदे ओमन पेर केल्के कोल्मयिर कोल्लुमेन्नुल्लमेन्नुम। आज हम विख्यात मलयाली लेखक शंकरन कुट्टी पोट्टेकाट का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 1913 में 14 मार्च को कोझिकोड में हुआ था। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की गतिविधियों से जुड़े थे। 1939 में उन्होंने त्रिपुरी सत्र में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें अपनी शिक्षक की नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि स्कूल अधिकारियों ने उनकी छुट्टी मंजूर नहीं की थी। वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे और मथाई मंजूरन जैसे सेनानियों के साथ काम किया। 1962 में पोट्टेकाट ने केरल के तेलीचेरी से संसदीय चुनाव जीता। पूतिरी कत्तिच्छु पादिरावुम पिन्ने पूतिरुवादिर पूनिलावुम। पोट्टेकाट प्रबल सामाजिक प्रतिबद्धता और आदर्शों के लेखक थे। स्वतंत्र सोच और परिकल्पना उनकी पहचान थी। 1930 के दशक में उनकी लघु कथाओं ने साहित्य जगत में उन्हें स्थापित कर दिया था। उनकी पहली कहानी राजनीति 1928 में प्रकाशित हुई थी। माकाने कुन्नाम दायम और हिंदू मुस्लिम मैत्री उनकी कुछ उल्लेखनीय आरंभिक रचनाएं हैं। उन्हें 1961 में अपने उपन्यास ओरू थिरुविंते कथा एक गली की कहानी के लिए केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1980 में उपन्यास ओरू देसाथिंटे कथा एक स्थान की कहानी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी रचनाओं का सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, इतालवी, रूसी, जर्मन और चेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। शंकरन कुट्टी पोट्टेकाट का निधन 6 अगस्त 1982 को हुआ। देश की इस महान विभूति को हमारी भावांजलि। आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के लांस नायक एस.के. मिश्रा को भी याद कर रहे हैं। हरियाणा के एस.के. मिश्रा ने बर्मा मोर्चे पर ब्रिटेन के नेतृत्व वाली सहयोगी सेना का डटकर मुकाबला किया। 14 मार्च 1944 को मोर्चे पर ही गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई। इस महान शहीद को हमारा नमन। आज हम महान शहीद मेहमा सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर जिले के मेहमा 1925 में जैतो गुरुद्वारा गंगसर नाभा तक शांतिपुर जत्थे में शामिल थे। गुरुद्वारे में सभी प्रार्थना सभाओं पर अंग्रेजों की पाबंदी के विरोध में ये जत्था निकाला गया था। पुलिस ने जत्थे को गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोका और मेहमा सिंह को अन्य कई सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया।
नाभाबीड जेल में पुलिस की क्रूर यातनाओं के कारण 14 मार्च 1925 को उनकी मृत्यु हो गई। इस जुझारू और साहसी योद्धा को हमारा नमन। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस पर। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। नदियां हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। नदियों के बिना मानव सभ्यता और संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि सबको जीवन देने वाली नदियों का आज अपना अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। नदियां इतनी प्रदूषित हो गई हैं कि उनमें से कुछ तो लुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे में नदियों का संरक्षण और संवर्धन करना अति आवश्यक हो गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर में 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को नदियों के महत्व के बारे में जागरूक करके उन्हें नदियों के संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। 14 मार्च 1997 को ब्राजील के कुर्टिबा नगर में बांधों से प्रभावित 20 देशों के प्रतिनिधियों की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक में बांधों और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत की गई। दुनिया की सभी प्राचीन सभ्यताओं की तरह हमारी सभ्यता और संस्कृति का विकास भी नदियों किनारे हुआ। हमारी संस्कृति भी इन्हीं के किनारे फली फूली। हमारी संस्कृति में नीर, नारी और नदी तीनों का गहरा संबंध और सम्मान था। इसलिए नारी और नदी को माँ का दर्जा दिया गया और नीर यानी जल को जन्म से जोड़कर देखा गया। लोगों को नदियों के प्रति जागरूक करने और माँ गंगा की शुचिता को पुनर्स्थापित करने के लिए सरकार ने नमामि गंगे जैसे कई अभियान शुरू किए हैं। अनहद अविरल निनाद कल कल, छल छल उच्छल तरात तल तल, नमामि गंगे। ये सच है कि नदियों को वंदनीय मानते हुए हमें इन्हें प्रदूषण से बचाना होगा। इनकी पवित्रता और शुचिता का सम्मान करना होगा। छल छल उच्छल तरात तल तल, नमामि गंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @YRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। उत्तराखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो कुमायूं केसरी के नाम से लोकप्रिय थे और जिन्होंने क्रांतिकारी विचारों के समाचार पत्र शक्ति का प्रकाशन किया। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल हों। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने इस महीने की 16 तारीख से 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को कोविड रोधी टीका लगाने का फैसला किया। संसद का बजट सत्र आज से फिर शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जम्मू कश्मीर के बजट और अनुपूरक मांगों को एक ही दिन में पेश करने और उस पर चर्चा करने की अनुमति देने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया। केंद्र ने आश्वासन दिया कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकाले गए छात्रों की शिक्षा पर सरकार ध्यान देगी। मणिपुर में 12वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली।
मौसम विभाग ने केरल, कोंकण क्षेत्र, गुजरात और मुंबई के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया। और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीतने पर बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को बधाई दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।